हम अक्सर जब अस्पताल जाते हैं तो बिस्तर के पास वो एक पानी की बोतल लटकती हुई देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आईवी फ्लूइड की बोतल देखने में तो वो बस एक साधारण सी प्लास्टिक की थैली लगती है ना? लेकिन आज हम जिस आंकड़े से शुरुआत कर रहे हैं वो सच में हैरान करने वाला है। मुझे पता आप किस आंकड़े की बात कर रही हैं और वो वाकई में चौंकाने वाला है। बिल्कुल, मतलब जरा सोचिए, अब तक 35 करोड़ बोतलें बेची जा चुकी हैं। 35 करोड़! और उनमें से फंगल इन्फेक्शन की एक भी शिकायत सामने नहीं आई है। इन्फेक्शन का रेट बिल्कुल 0 है, एक भी केस नहीं। और ये 35 करोड़ बोतलों में 0 इन्फेक्शन होना कोई इत्तेफाक नहीं है। अक्सर लोग इसे महज एक प्लास्टिक का पैकेट मान लेते हैं, लेकिन असल में ये मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही जटिल नमूना है। और आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। हम अक्सर नई और महंगी दवाओं की खोज पर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन उस पैकेजिंग पर कभी ध्यान नहीं देते जो उन जीवन रक्षक दवाओं को सुरक्षित रखती है। तो आज हम भारत की एक तेजी से उभरती हुई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका नाम है अमांता हेल्थ केयर। सही कहा। और इस चर्चा को पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित रखने के लिए हमने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया है। पहला सोर्स है 11 फरवरी 2026 को हुई अमांता हेल्थ केयर की तीसरी तिमाही और 9 महीने की अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट। और दूसरा सोर्स है 16 फरवरी 2026 को जारी हुई क्रिसिल की ताज़ा क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। मतलब हमारे पास सीधे कंपनी के मैनेजमेंट की बातें भी हैं और एक इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी का असेसमेंट भी। बिल्कुल। और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जब हम साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। हमारा मुख्य मकसद आज ये समझना है कि कैसे एक मिड साइज फार्मा कंपनी अपनी खास टेक्नोलॉजी, सही टाइमिंग पर लिए गए फाइनेंशियल फैसलों और अपने ऑपरेशंस के दम पर मार्केट में इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, जैसे कि उनका हालिया आईपीओ। और साथ ही हम ये भी डिकोड करेंगे कि इन सारी व्यावसायिक रणनीतियों का हमारे ब्रॉड हेल्थ केयर सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों की बात करने से पहले उस इंजन को समझना बहुत जरूरी है जो इस पूरी ग्रोथ को चला रहा है। जब मैंने अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी तो एक प्रोडक्ट का नाम बार बार सामने आ रहा था, स्टेरिपोर्ट। स्टेरिपोर्ट, ये अमांता का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। हाँ, जो मूल रूप से एक 2 पोर्ट आईवी फ्लूइड कंटेनर सिस्टम है। और सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि ये अकेला प्रोडक्ट कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 40% हिस्सा लेकर आता है। 40%? बहुत बड़ा नंबर होता है। वही तो, किसी भी कंपनी के लिए एक ही प्रोडक्ट से इतना बड़ा रेवेन्यू आना ये दिखाता है कि बाजार में उस प्रोडक्ट की पकड़ कितनी मजबूत है। और ये 40% का आंकड़ा सीधे तौर पर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और भरोसे से जुड़ा है। देखिए, अमांता भारत में ICBM यानी इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग तकनीक का उपयोग करने वाली पहली कंपनी थी। अच्छा। हाँ, अब बाजार में उत्सुका, फ्रेजिनियस, बी ब्राउन और एक्यूलाइफ जैसी कई बड़ी कंपनियां भी मौजूद हैं जो 2 पोर्ट सिस्टम बनाती हैं। लेकिन अमांता के स्टेरिपोर्ट और बाजार के बाकी विकल्पों के बीच एक बहुत बड़ा साइंटिफिक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस सीधे मरीज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स आईवी बॉटल्स बनाने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। और पॉलीथीन की सबसे बड़ी साइंटिफिक लिमिटेशन ये है कि इसे आप मैक्सिमम 109 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म या स्टेरिलाइज कर सकते हैं। 109 डिग्री तक? जी। इसके विपरीत अमांता अपने कंटेनर्स बनाने के लिए एक अलग ही मटेरियल यूज करता है, जिसे रैंडम कोपॉलीमर पॉलीप्रोपाइलिन कहते हैं। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम केमिकल नाम लगता है। थोड़ा मुश्किल नाम जरूर है, लेकिन इसकी खासियत बहुत सिंपल और असरदार है। ये मटेरियल 125 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक तापमान पर भी अपनी बनावट नहीं खोता, ये पिघलता नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक रोजमर्रा का उदाहरण ले सकते हैं। मतलब अगर आप एक साधारण प्लास्टिक के टिफिन में खौलता हुआ सूप डाल दें या उसे 125 डिग्री की गर्मी में रख दें, तो वो टिफिन या तो पिघल जाएगा या फिर कमजोर होकर अपने अंदर के केमिकल्स खाने में छोड़ने लगेगा। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन वहीं अगर आप एक हाई क्वालिटी माइक्रोवेव सेफ कंटेनर लें तो वो उस तापमान को बड़ी आसानी से सह लेता है। स्टेरिपोर्ट बिल्कुल उसी माइक्रोवेव सेफ कंटेनर की तरह है। 125 डिग्री सेल्सियस पर स्टेरिलाइज होने के बावजूद प्लास्टिक के केमिकल्स दवा में मिक्स नहीं होते। और यही वो पॉइंट है जहां असली साइंस काम करती है। अगर हम ग्लोबल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 121.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे का कोई भी तापमान
एब्सोल्यूट स्टेरिलाइजेशन यानी पूरी तरह से बैक्टीरिया फ्री करने की गारंटी नहीं देता। मतलब 121 डिग्री से नीचे कुछ ना कुछ बच सकता है। बिल्कुल, उस तापमान से नीचे हमेशा कुछ माइक्रोब्स या बीजाणु जिंदा रह जाने का रिस्क होता है। अमांता के मटेरियल की 125 डिग्री को सहने की कैपेसिटी इसे एब्सोल्यूट स्टेरिलाइजेशन की कैटेगरी में ला देती है। ये एक इंडस्ट्रियल प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, जहां भयंकर गर्मी हर संभावित बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। और शायद यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से 35 करोड़ बोतलों की बिक्री के बाद भी फंगल इन्फेक्शन का रेट बिल्कुल जीरो है। जी हाँ, और इसी जीरो रेट में ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर डिपार्टमेंट और आईसीयू जैसे क्रिटिकल केयर यूनिट्स में डॉक्टर्स का भरोसा जीता है। जब कोई मरीज पहले से इतनी नाजुक स्थिति में हो तो कोई भी डॉक्टर आईवी फ्लूइड की पैकेजिंग से आने वाले किसी इन्फेक्शन का रिस्क नहीं लेना चाहता। जाहिर सी बात है। इसी भरोसे की वजह से अमांता को इस 2 पोर्ट सिस्टम के मार्केट में 30 से 35% का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर मिला है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है, अगर ये रैंडम कोपॉलीमर पॉलीप्रोपाइलिन इतना ही सेफ और बेहतरीन है तो मार्केट की बाकी बड़ी फार्मा कंपनियां रातों रात अपना मटेरियल बदलकर इसकी नकल क्यों नहीं कर लेती? मतलब बिजनेस में तो अच्छे आइडियाज तुरंत कॉपी हो जाते हैं। ये सवाल बहुत वाजिब है और आपको बता दूं कि अर्निंग्स कॉल के दौरान भी एनालिस्ट ने यही सवाल पूछा था। अच्छा। इसका जवाब सिर्फ बाजार से एक नया प्लास्टिक खरीद लेने तक सीमित नहीं है। तो फिर क्या वजह है? ये पूरा खेल प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल और डीएमएफ ग्रेड यानी ड्रग मास्टर फाइल स्टैंडर्ड्स का है। ज्यादातर कंपनियां जो पॉलीथीन यूज करती हैं उन्हें वो मटेरियल सस्ता और आसानी से उपलब्ध लगता है, लेकिन पॉलीथीन का नेचर बहुत परमिएबल यानी पारगम्य होता है। मतलब उसमें से चीजें आर पार हो सकती हैं। बिल्कुल, वो अंदर की नमी को बाहर जाने देता है और सबसे डेंजरस बात, वो बाहर की ऑक्सीजन को सोख कर अंदर दवा तक पहुंचने देता है। और फार्मास्यूटिकल साइंस में तो ऑक्सीजन को जीवन रक्षक दवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। एकदम सही। ऑक्सीडेशन वो केमिकल प्रोसेस है जो दवाओं का असर ही खत्म कर देती है। पॉलीथीन देखने में तो सॉलिड लगता है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर उसका ढांचा इतना ढीला होता है कि ऑक्सीजन के कण आसानी से दीवार के आर पार निकल जाते हैं। ओहो। वही दूसरी तरफ अमांता ने किस डीएमएफ ग्रेड मटेरियल को चुना है वो पॉलीथीन के मुकाबले पतला होने के बावजूद 5 गुना ज्यादा मजबूत है। उसका ढांचा इतना टाइट है कि वो ऑक्सीजन को अंदर आने ही नहीं देता। तो मतलब कोई भी कंपनी सिर्फ अपना कच्चा माल रातों रात नहीं बदल सकती? बिल्कुल नहीं। इसके लिए उन्हें अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीनों का डिजाइन, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और क्वालिटी चेक के स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से बदलने होंगे। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल बदलाव है जिसमें कई सालों का समय, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल एक्सपर्टीज लगती है। तो हम कह सकते हैं कि अमांता ने ये काम सालों पहले शुरू करके मार्केट में एक बहुत बड़ी लीड ले ली है। इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी कह सकते हैं। अब जब किसी प्रोडक्ट की इतनी जबरदस्त डिमांड हो, डॉक्टर्स उस पर इतना भरोसा करते हो, तो मैनेजमेंट के सामने अगली चुनौती जाहिर तौर पर स्केल अप करने की यानी प्रोडक्शन बढ़ाने की होती है। और किसी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट का असली टेस्ट उसे बड़े स्केल पर बनाने में ही होता है। डिमांड होना एक बात है, लेकिन उस डिमांड को पूरा करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाना एक अलग ही गेम है। यहाँ से हमारी चर्चा एक नए मोड़ पर आती है। अर्निंग्स कॉल के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कंपनी ने अपने हालिया आईपीओ से लगभग 126 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और जो बात मुझे सबसे इम्प्रेसिव लगी वो ये है कि इस फंड का इस्तेमाल किसी रैंडम कॉर्पोरेट काम में नहीं, बल्कि सीधे तौर पर कैपेसिटी बढ़ाने में किया जा रहा है। जी हाँ, सीधा कैपेसिटी एक्सपेंशन। अभी स्टीरोपोर्ट की कैपेसिटी 6.6 करोड़ बोतल हर साल की है। इस नए फंड से वो इसे बढ़ाकर लगभग 12 करोड़ बोतल प्रति वर्ष करने जा रहे हैं और ये नया प्रोडक्शन अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। अंदाजा है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इस एक्सपेंशन से रेवेन्यू में लगभग 120 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ सकते हैं। और मजे की बात यह है कि एक्सपेंशन सिर्फ उनके मेन प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है। मैनेजमेंट अपने एसवीपी यानी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल सेगमेंट का भी बहुत अग्रेसिव तरीके से विस्तार कर रहा है। अच्छा, इस सेगमेंट में क्या होता है? इस सेगमेंट की कैपेसिटी 21 करोड़ से बढ़ाकर 31 करोड़ यूनिट्स की जा रही है, जो जनवरी 2027 तक पूरी हो जाएगी। ये बिजनेस के नजरिए से बहुत दिलचस्प है क्योंकि एक हाई मार्जिन और एक्सपोर्ट फोकस सेगमेंट है। मतलब इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है? बिल्कुल। इसमें सांस की बीमारियों के लिए रेस्पिरेटरी रेस्प्यूल्स, यूरोप के मार्केट के लिए नेजल ड्रॉप्स और प्रिजर्वेटिव फ्री सिंगल डोज जैसी दवाएं शामिल हैं। प्रिजर्वेटिव फ्री दवाओं के निर्माण में बहुत ज्यादा शुद्धता और सटीक पैकेजिंग चाहिए होती है, इसलिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। ये सब तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन अर्निंग्स कॉल के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए एक जगह मुझे मैनेजमेंट की योजना पर थोड़ा डाउट हुआ।
कैसा डाउट? क्या बात खटकी आपको? देखिए, कंपनी कह रही है कि नई मशीनरी मार्च के अंत तक लग जाएगी और अप्रैल से 12 करोड़ बोतलों के टारगेट के साथ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या असल दुनिया में मार्केट ऐसे काम करता है? मतलब क्या अप्रैल में मशीन ऑन करते ही रातों रात करोड़ों नई बोतलों की बिक्री शुरू हो जाएगी? आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ। अक्सर कंपनियां इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए ऐसा दिखाती हैं कि प्रोडक्शन शुरू होते ही पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि सप्लाई चेन को इतना सारा माल सोखने में महीनों लग जाते हैं। ये डाउट बहुत ही नेचुरल है और आपको बताऊं, अर्निंग्स कॉल में एनालिस्ट ने भी बिल्कुल यही सवाल उठाया था। लेकिन मैनेजमेंट का जो जवाब था वो काफी प्रैक्टिकल और ट्रांसपेरेंट था। उन्होंने साफ माना कि पहले दिन से सेल्स डबल नहीं होने वाली है। तो फिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या है नई मशीनों को लेकर? उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्पेसिफिक है। जैसे ही अप्रैल में प्लांट चालू होगा, वो उसे उसकी 100% कैपेसिटी पर चलाएंगे। वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से मशीनों को धीमा नहीं करेंगे। 100% पर? लेकिन क्यों? माल बिकेगा नहीं तो इतना बना के क्या करेंगे? इसके पीछे का अर्थशास्त्र ये है कि इन भारी भरकम आईसीबीएम मशीनों को आधी कैपेसिटी पर चलाना बिजली और लेबर की कॉस्ट को देखते हुए आर्थिक रूप से बहुत नुकसान का सौदा होता है। अच्छा, मतलब मशीन पूरी चलाओ तो ही कॉस्ट रिकवर होती है। बिल्कुल। इसलिए शुरुआती 3 से 5 महीनों तक वो मार्केट में माल भेजने के बजाय अपने गोदामों में भारी इन्वेंट्री जमा करेंगे। फिर धीरे धीरे जब सप्लाई चेन और अस्पताल इस नए प्रोडक्ट को अपनाना शुरू करेंगे, तब बिक्री रफ्तार पकड़ेगी। मैनेजमेंट का अनुमान है कि अक्टूबर आते आते प्रोडक्शन और सेल्स के बीच एक सही बैलेंस सेट हो जाएगा। ओके, तो मतलब वो मशीन की एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए शुरुआत में जानबूझकर गोदामों को भरेंगे और सर्दियां आते आते सेल्स की साइकिल उस इन्वेंट्री को क्लियर करना शुरू कर देगी। ये काफी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी लगती है। बहुत कैलकुलेटेड है। लेकिन महीनों तक गोदामों में माल भरकर रखने, नई मशीनें लगाने और करोड़ों का माल उधारी पर मार्केट में छोड़ने के लिए एक बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट की जरूरत होती है, जो हमें अपनी चर्चा के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। मतलब कागज पर तो एक्सपेंशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या कंपनी फाइनेंशियली इस एक्सपेंशन का बोझ उठा सकती है? इस सवाल का जवाब हमें क्रिसिल की ताज़ा क्रेडिट रिपोर्ट में मिलता है। इस रिपोर्ट ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करके BBB स्टेबल A3+ कर दिया है। और रेटिंग अपग्रेड होना तो बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। जी, फाइनेंस की दुनिया में किसी रेटिंग एजेंसी से अपग्रेड मिलना इस बात का सीधा सबूत है कि कंपनी की फाइनेंशियल नीतियां सही दिशा में जा रही हैं। और ये अपग्रेड सीधा उनके आईपीओ से भी जुड़ा हुआ है। आईपीओ से जो फंड्स आए हैं उसने कंपनी की नेटवर्थ की पूरी पिक्चर ही बदल दी है। मार्च 2025 में कंपनी की नेटवर्थ 96 करोड़ रुपए थी 96। और आईपीओ के बाद सितंबर 2025 में ये जंप करके 211 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। डबल से भी ज्यादा। हाँ। इसके साथ ही गियरिंग रेशियो में भी बहुत सुधार आया है। गियरिंग रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी के अपने पैसे के मुकाबले उस पर बाहर का कर्ज कितना है। अमानता का गियरिंग रेशियो 2.02 से घटकर 0.84 हो गया है। और गियरिंग रेशियो का 1 से नीचे आना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है। हाँ। इसका सीधा मतलब है कि अब बिजनेस बाहर के कर्ज से नहीं बल्कि कंपनी के अपने पैसे से ज्यादा चल रहा है। ये तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। अब अगर हम प्रॉफिट के नंबर्स देखें तो पिछले 9 महीनों में रेवेन्यू 211 करोड़ रुपए रहा है और एबिटा मार्जिन 21.3% के बहुत ही हेल्दी लेवल पर है। फार्मा पैकेजिंग के सेक्टर में 21% से ऊपर का मार्जिन होना ऑपरेशंस की एफिशिएंसी का बहुत साफ सबूत है। और ये मार्जिन सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट की कर्ज चुकाने की एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से भी है। अर्निंग्स कॉल से पता चलता है कि उन्होंने आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल कुछ महंगे कर्जों को समय से पहले चुकाने में किया है, जिससे उनका इंटरेस्ट बर्डन कम हो गया। बिल्कुल। उनकी जो ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट है वो घटकर लगभग 10% के आसपास आ गई है। कम ब्याज का सीधा मतलब है कि प्रॉफिट में ज्यादा पैसा बचेगा। इसके अलावा कॉस्ट कटिंग का एक और कदम है जिसने मेरा ध्यान खींचा, जो सीधा उनके मार्जिन्स को बढ़ाएगा। आप उस सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं ना? जियो, जो पावर कंजम्पशन से जुड़ा है। एकदम सही। मैन्युफैक्चरिंग में खासकर प्लास्टिक मोल्डिंग और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में बिजली का बिल बहुत बड़ा खर्चा होता है। बहुत बड़ा। तो मैनेजमेंट ने बताया है कि वो एक 10.8 मेगावाट का खुद का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं
और ये कदम कंपनी के बिजली के बिल में सालाना 9 करोड़ रुपए की सीधी बचत करेगा। वाह। और ये 9 करोड़ रुपए सीधे उनके नेट प्रॉफिट में जुड़ेंगे। मतलब महंगे कर्ज को चुकाना, ब्याज दरें घटाना और खुद की बिजली पैदा करना, ये तीनों चीजें मिलकर कंपनी को एक फाइनेंशियल शील्ड दे रहे हैं। एक एनालिस्ट की नज़र से देखें तो प्रॉफिट, नई कैपेसिटी, रेटिंग अपग्रेड और कॉस्ट कटिंग, ये सब कागज पर एक बहुत ही परफेक्ट तस्वीर बनाते हैं। ऐसा लगता है कंपनी हर मोर्चे पर सही फैसले ले रही है। लेकिन देखिए, बिजनेस में कोई भी तस्वीर 100% परफेक्ट नहीं होती। हर बिजनेस में कोई ना कोई कमजोरी या रिस्क जरूर छिपा होता है, और सिर्फ सक्सेस की बातें करना काफी नहीं है। तो क्रिसिल की रिपोर्ट में ऐसे कौन से रिस्क हैं जो आगे चलकर इस कंपनी के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं? क्रिसिल की रिपोर्ट ने इस बिजनेस के कुछ बहुत सीरियस रिस्क्स को हाईलाइट किया है। सबसे बड़ा रिस्क इस बिजनेस के नेचर में है। ये पूरी तरह से वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव मतलब बिजनेस को रोजमर्रा चलाने के लिए बहुत सारा कैश हमेशा सिस्टम में फंसा रहता है। हाँ, रिपोर्ट में एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा था। कंपनी का ग्रॉस करंट एसेट्स या जीसीए 17 से 180 दिनों का है। 180 दिन का मतलब हुआ पूरा आधा साल। अगर वो आज कोई माल बनाते हैं तो उसका पैसा वापस आने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? इसे आपको सप्लाई चेन के नजरिए से देखना होगा। जब ये कंपनी अस्पतालों या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना माल बेचती है तो उन्हें पेमेंट मिलने में ही 60 से 65 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में क्रेडिट पीरियड लंबा होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, कंपनी के पास 50 से ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और एसकेयू हैं। मार्केट की डिमांड को तुरंत पूरा करने के लिए उन्हें हर समय 90 से 110 दिनों की इन्वेंट्री अपने गोदामों में रखनी पड़ती है। इसमें कच्चा माल, बन रहा माल और तैयार माल सब शामिल हैं। तो इक्वेशन कुछ ऐसी है कि 2 महीने का पैसा क्लाइंट्स के पास फंसा है और 3 महीने से ज्यादा का पैसा गोदामों में इन्वेंट्री के रूप में फंसा है। ये तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। हाँ, और जैसे जैसे कंपनी 120 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपैंड करेगी, उन्हें इस 180 दिन के साइकिल को चलाने के लिए और भी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। अगर कैश फ्लो कहीं भी रुकता है तो सीधा असर प्रोडक्शन पे पड़ेगा। क्या इसके अलावा कच्चे माल को लेके भी कोई रिस्क है? बिल्कुल है। दूसरा बड़ा रिस्क सीधा ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ा है। कंपनी का मेन कच्चा माल प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स हैं, जिन्हें वो इंपोर्ट करते हैं, और ये प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स असल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब इनकी कीमत सीधा क्रूड ऑयल या कच्चे तेल की कीमत पर डिपेंड करती है। एकदम सही। यानी अगर मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन होती है और कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत के किसी अस्पताल में लटकने वाली आईवी बोतल की कॉस्ट बढ़ जाती है। यही ग्लोबल सप्लाई चेन की कड़वी सच्चाई है। हालांकि कंपनी के पास इतनी पावर है कि वो बढ़ी हुई कॉस्ट का बोझ धीरे धीरे ग्राहकों पर डाल दे, लेकिन इसमें एक टाइम लैग होता है। मतलब प्राइस तुरंत नहीं बढ़ा सकते। हाँ, कुछ समय लगता है। और कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़ने और प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने के बीच के समय में कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत भारी दबाव आ सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि सिर्फ नई मशीनें लगा लेना और बाजार में डिमांड होना ही काफी नहीं है। असली चैलेंज उस 180 दिन के लंबे वर्किंग कैपिटल साइकिल को बिना टूटे चलाना और क्रूड ऑयल की कीमतों के उतार चढ़ाव को मैनेज करना है। बिल्कुल सही समराइज किया आपने। अगर हम आज के इन दोनों डॉक्यूमेंट्स से उभरने वाली पूरी पिक्चर को देखें तो अमांता हेल्थ केयर की कहानी एक बहुत ही सटीक बैलेंस का एग्जाम्पल है। एक तरफ उनके पास स्टेरोपोर्ट जैसा एडवांस्ड प्रोडक्ट है जो 125 डिग्री के एब्सोल्यूट स्टेरिलाइजेशन के साथ मार्केट में लीड कर रहा है, और दूसरी तरफ एक अग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है जहां आईपीओ के पैसे से कैपेसिटी को सीधे डबल किया जा रहा है। और इन सब के बीच है उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन, चाहे वो कर्ज कम करना हो या 9 करोड़ बचाने के लिए सोलर प्लांट लगाना हो। ये केस स्टडी हमें ये सिखाती है कि जब कोई कंपनी साइंटिफिक इनोवेशन को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ जोड़ती है तो वो सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को ज्यादा रिलायबल बनाती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल के अंदर गहराई में छिपा एक ऐसा आंकड़ा मैं सामने रखना चाहूंगी जो मेडिकल फील्ड के एक बहुत बड़े विरोधाभास को दिखाता है। कौन सा आंकड़ा? देखिए, जब हम नई दवाओं के बारे में बात करते हैं तो हम अरबों डॉलर की रिसर्च की बात करते हैं, लेकिन उस दवा को रखने वाले कंटेनर को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स के डेटा के हिसाब से 85% कैंसर की जीवन रक्षक दवाएं जिन्हें ऑन्कोलॉजी वार्ड में इस्तेमाल किया जाता है, अगर उन्हें आम पॉलीथीन के कंटेनर में रखा जाए तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से सिर्फ 90 मिनट से 2 घंटे के भीतर डिग्रेड होना यानी अपना असर खोना शुरू कर देती हैं। बाप रे, 90 मिनट का समय तो एक अस्पताल में बहुत ही कम होता है।
मतलब दवा तैयार करने से लेकर मरीज के शरीर में जाने तक अक्सर इतना समय तो आराम से लग जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है। उसी जीवन रक्षक दवा को अगर पॉलीथीन के बजाय स्टेरीपॉट जैसे रैंडम को पॉलीमर पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल में रखा जाए तो ऑक्सीजन को ब्लॉक करने की उसकी क्षमता के कारण दवा के खराब होने की ये प्रोसेस 28 से 45 घंटे तक रुक जाती है। 90 मिनट के नफात में 45 घंटे। मतलब ये सिर्फ पैकेजिंग का फर्क नहीं है, ये एक दवा के असरदार होने या पूरी तरह से बेअसर हो जाने की बीच का फर्क है। और यही आज का वो आखिरी विचार है जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करता है। अगर सिर्फ एक प्लास्टिक के डिब्बे का मटेरियल बदलने से करोड़ों रुपए की जीवन रक्षक दवाओं का असर 45 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है, तो आज भी हमारे अस्पतालों में कितनी ऐसी पुरानी पैकेजिंग व्यवस्थाएं चल रही हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री का नियम बन चुकी हैं। बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या मेडिकल फील्ड को सिर्फ नई और चमत्कारी दवाओं की खोज पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उन दवाओं को सुरक्षित रखने वाले साधारण से दिखने वाले पैकेट्स पर भी एक बड़ी क्रांति लाने की जरूरत नहीं है? सोचने वाली बात है। जब किसी रोजमर्रा की चीज को हम साइंस और लॉजिक के नजरिए से देखते हैं तो अक्सर सबसे बड़े समाधान वहीं छिपे होते हैं। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये डीप डाइव चर्चा यहीं समाप्त होती है। डॉक्यूमेंट्स के पीछे छिपी इन कहानियों और इनसाइट्स को डिकोड करने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।